हम धातुओं के भौतिक गुण देख चुके हैं पार्ट एक में। धातु और धातु वाले पार्ट एक में धातुओं के भौतिक गुण देख लिए हमने। अब देख रहे हैं हम इनके बाद अधातुओं के। तो धातुओं के भौतिक गुण आप लोग देख चुके हैं। तो उसमें धातुओं के कौन कौन से मॉडल, उनमें धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक धात्विक होती हैं, कठोर होती हैं, और धात्विक ध्वनि होती है, धात्विक ध्वनि का तन्यता होती है, आघात वर्जनी होती है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे अधातुओं के गुण। ठीक है, अधातुओं के गुण देखेंगे। और धातु क्या होती है, विद्युत कुछ अलग होती है। इसका एक्सपेरिमेंट भी करा दिया है, ये वाला एक्सपेरिमेंट देख लेना। इसकी लिंक, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको इसकी, और ये वीडियो देख लेना एक्सपेरिमेंट वाली। और प्ले स्टोर में जाके भी आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट वाले प्ले स्टोर में। तो अब देखें अधातुएं क्या होती हैं। अधातुओं के बारे में हम देख लेते हैं। ये तो सामान्य अधातुएं कौन कौन सी होती हैं और अधातुएं के गुण क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। धातुएं क्या होती हैं और अधातुओं के गुण क्या होते हैं। और ये देखिए, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। अधातुओं की क्या है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की क्या संख्या कम है, तो धातुओं की संख्या ज़्यादा है, ये हम देख चुके हैं। तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। तो कौन कौन सी, कार्बन, सल्फर, कौन कौन सी धातुएं होती हैं, ये देखिए। एक है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये इनके आपको मैं दिखा देता हूँ आपको। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये अधातु वाले कॉलम में मेनली की आवर सारणी में देखेंगे इनके बारे में। कौन सी अधातु कहाँ पर आती है और धातुएं कहाँ पर आती हैं, मेनली की आवर सारणी में अभी आपको दिखाता हूँ। और ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी धातु है, ब्रोमीन कैसी धातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है, ब्रोमीन ऐसी क्या है, अधातु है, ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। मतलब सामान्य ताप में कैसे दिखती है, ये द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन केवल ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, इसके अलावा सारी अधातुएं तो ठोस होती हैं, पर गैस अवस्था में होती हैं। तो गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, सल्फर ये ठोस होती हैं, पर गैस अवस्था में होती है। लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं सामान्यतः कैसी मिलती हैं, सारी अधातुएं हमें ठोस मिलती हैं या फिर गैस अवस्था में मिलती हैं। तो क्या धातुओं के समान अधातुओं के कुछ गुणधर्म, तो हम धातुओं के गुणधर्म देखें तो ऐसी अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या दिखा, ये फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है मेनली की आवर सारणी। अभी को बड़ा करने पर ये क्या थोड़ी खुल रही है, ये देखिए। यहाँ पर ये जो राउंड शेप दिख रहा है ना, ये क्या होती हैं, अधातु, ये गैस अवस्था में होती है। इसमें जो कार्बन, ऑक्सीजन ये हमें देखी थी, ये उसमें ये है ब्रोमीन यहाँ पर आती है। ये क्या होती है, सामान्यतः आयोडीन ये क्या होती हैं, अधातु होती हैं। ये शुद्ध धातु होती हैं और ये शुद्ध अधातुएं होती हैं। और ये संक्रमणशील धातुएं होती हैं, इनको अंतर संक्रमणशील धातुएं, ये संक्रमण तत्व है, मतलब ये संक्रमणशील तत्व हैं, ये भी धातु ही होती हैं। ये प्योर धातु होती हैं, ये धातु, ये अधातु, प्योर अधातु होती हैं। ये धातु अधातु दोनों टाइप की होती हैं। तो ये देखेंगे, ये अच्छी सारणी है। इसका फोटो जो मैं अच्छा डाउनलोड कर दूंगा, ये आपको दिखाऊंगा और दिखाता हूँ आगे आपको। अब ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये मैं अभी आपको बता रहा था, तो बड़ा कर देते हैं। ये आयोडीन है, ये क्या है, आयोडीन है। और ये क्या, सल्फर है, सल्फर ऐसी दिखती है। और ये क्या, रेड फॉस्फोरस, ये माचिस बनाई जाती है। फॉस्फोरस की माचिस की तीलियों पर लगाया जाता है। माचिस जो हम उनको ऐसे माचिस पर लगाते हैं तो वो जल उठती है। रेड फॉस्फोरस है, ये अधातु होता है। और ये क्या, कार्बन अधातु है। कार्बन ये कोयला, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन होती है, आयोडीन। और आगे देखते हैं, ये क्या है, नॉन मेटल, नॉन अधातुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया और रेड फॉस्फोरस, ये भी देख लिया। यहाँ देखते हैं, ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन में कैसी अवस्था होती है, सामान्य ताप पर कैसी अवस्था होती है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में। देखा था, इसका 35 नंबर होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये पारा है। पारा भी क्या होता है, पारा धातु होता है, लेकिन ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ये चिपकता नहीं है। ये पारा धातु होता है और ये सामान्य ताप पे ये भी द्रव अवस्था में होता है, ब्रोमीन की तरह, लेकिन ये धातु होता है। और लेकिन विद्युत का उसमें कुचालक होता है,
ये अधातु जैसे गुण है लेकिन है धातु, उसे गुण क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ये गुण नहीं होता। ये गैलियम मेटल है, गैलियम मेटल की क्या होती है, ये थोड़ी सी गलत अवस्था में होती है, ये गैलियम है, इसलिए बताया था मैंने अधातु के बारे में। और ये क्या है, ये देखिए ये सीजियम है, ये भी क्या था, ये भी सीजियम है, और ये क्या है, सीजियम धातु है, ये सीजियम धातु। ये तो सीजियम भी क्या होती है, ये गलत अवस्था में होती है, ये भी आएगा उसमें, आगे आएगा जब मैं आपको और ये थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये सीजियम है, ये भी गलत अवस्था में होती है। अब ये कार्बन, कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन जो होता है वो अधातु है, लेकिन इसके बहुत सारे अपर रूप होते हैं। हीरा, हीरा कार्बन के अपर होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पेंसिल में अभी देखा था एक्सपेरिमेंट में हमने, एक्सपेरिमेंट में ग्रेफाइट, ये क्या होता है, एक अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होती है, जबकि वो धातु हुए भी सोडियम का होता है, विद्युत का सुचालक होता है। या पारा भी, पारा सोडियम ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब पारा जो विद्युत कुचालक होता है जबकि धातु होता है वो। और ये क्या है, ग्रेफाइट है, ये अधातु होती है, विद्युत का सुचालक होता है। ये फ्लोरीन की संरचना ये ऐसी होती है, कार्बन का अपर रूप है फ्लोरीन। ये देख लिया, आगे देखते हैं। ये देखिए ये सारे, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन ये यहाँ पे आती है ऊपर, इसके हीलियम के ऊपर आती है, ठीक है। नियॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर अभी देखा था येलो येलो कलर का सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, जर्मेनियम, और ये क्या होता है, आर्सेनिक, आर्सेनिक, सेलेनियम, और ब्रोमीन, ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में होता है, क्रिप्टॉन, ये नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सब क्या होती हैं, ये अक्रिय गैसें होती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये अधातु में और गैस अवस्था में होती हैं। उनमें से कुछ ठोस अवस्था में, जो कार्बन ठोस में होता है, ब्रोमीन ठोस में होता है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस होता है, फ्लोरीन गैस ये भी गैस में होता है, क्लोरीन ये गैस होती है, सल्फर, फास्फोरस ये गैस में नहीं होते, ये ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। ये आयोडीन, आयोडीन चमकदार होता है, ये वैसे अधातु में ज़्यादा चमकदार नहीं होते, लेकिन आयोडीन चमकदार होता है। और आगे देखते हैं, आगे आगे क्या है, आगे बस इतनी ही फोटो है, खत्म हो गए। तो ये हमने देख लिया अधातुओं की कौन कौन सी अधातु देख ली, कार्बन देख ली, सल्फर देख ली, और आयोडीन, ये क्या होती है अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और अधातुओं के कुछ उदाहरण जैसे ब्रोमीन देख ली, ब्रोमीन, और ऐसी अधातुएं जो द्रव अवस्था में होती है, क्या ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है, ब्रोमीन की द्रव अवस्था में होती है। कौन कौन सी अधातुओं की संख्या क्या होती है, धातुओं की कम होती है, ये देख लिया, ये धातुएं हमने देख ली। अब देखते हैं, अब देखिए धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से पहुंचे होंगे, केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम कदमों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कई अपवाद होते हैं। तो ये हमने देखा कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ये हम नहीं बता सकते कि कौन से तत्व क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि भौतिक तो इसमें रासायनिक गुण भी देखना जरूरी है, तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते केवल भौतिक आधार पर। तो इसलिए इनका रासायनिक भी देखते हैं। आप देखो, अब बात क्या क्या है, अभी मैंने आपको क्या दिखाया, पारा दिखाया था, मरकरी दिखाया था। जो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी के अलावा सारी जितनी भी धातुएं होती हैं वो कमरे के ताप पर क्या है, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन मरकरी क्या होता है, ठोस अवस्था में नहीं होता, द्रव अवस्था में होता है। अभी मरकरी दिखाया था। हमने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम सभी धातुओं का क्या होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, लेकिन जो गैलियम और सीजियम धातु है इसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत जल्दी गल जाती है। गैलियम को आने से हाथ पे मेल्ट हो गई, थोड़ा सा तापमान उसको दिया अपने हाथ पे तो मेल्ट होने लगती है, तो बहुत कम गैलियम होता है। जैसे अपन हाथ पे उसको रखते हैं तो हाथ का अपने जो बॉडी टेम्परेचर से वो गलने लगती है। तो इसे गैलियम और सीजियम का बहुत ज़्यादा कम तापमान होगा। सीजियम का उपयोग हम सोलर प्लेट में करते हैं। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगे। ये मैंने आपको दिखाया था, फिर दिखाया था गैलियम दिखाया था। यदि हथेली पर रखने पर क्या होता था, वो पिघल रही थी, तो इनका क्या होता है, गलनांक बहुत कम होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से वो पिघलने लगती है। तो इधर देखो आयोडीन, आयोडीन मैंने आपको दिखाया था, आयोडीन अधातु होती है, वो भी चमकीली होती है। ये क्या इनके अपवाद हैं, आयोडीन कैसी होती है, आयोडीन अधातु है, लेकिन अधातु में क्या सामान्य चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन अधातु होती भी है क्या, चमकीली होती है, ठीक है। लेकिन सारी धातु में अधातु में चमकीली नहीं होती। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन क्या क्या कैसी धातु है,
कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं? इसके अपर रूप। किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन के अपर रूप। प्रत्येक रूप को इसके अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। तो इसको अंडरलाइन करो। तो हीरा क्या है? हीरा कार्बन का ही अपर रूप होता है। हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा कैसा है? हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक और गलनांक बहुत ज़्यादा अधिक होता है। बहुत ज़्यादा होता है। गलनांक और गलनांक हीरे का सबसे ज़्यादा होते हैं, बहुत अधिक होता है। हीरा कार्बन का अपर रूप है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। हीरा ठीक है। ये किसका अपर रूप होता है? कार्बन का अपर रूप होता है और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऐसे गलनांक और गलनांक बहुत अधिक होते हैं। कार्बन का एक अन्य अपर रूप क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मैंने आपको दिखाया था किसमें होता है? पेंसिल में होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल में। पेंसिल की जो नोक होती है वो ब्लैक काली काली होती है, वो ग्रेफाइट की होती है। और ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये एक्सपेरिमेंट अभी हमने देखा था, ये देख लेना। इसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्षारीय धातु होती हैं। इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जाता है। हेलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति की धातु होती हैं। ये धातु क्षारीय धातु कौन कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्षारीय क्या होते हैं और अम्ल क्या होते हैं? ये सेकंड चैप्टर आप देख लेना। इसी चैनल पे आपको ये मिल जाएंगे। क्षार क्या होते हैं और अम्ल क्या होते हैं। ये कितनी इतनी मुलायम होती हैं। सोडियम धातु क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम धातु क्या होती है? चाकू से काटी जा सकती है। मुलायम ज़्यादा होती है। इनका घनत्व गलनांक क्या होता है? कम होता है। इसलिए तो ये नरम होती है। घनत्व कम होता है और गलनांक भी कम होता है। घनत्व भी कम होता है और गलनांक भी इनका कम होता है। यह तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम इनके भौतिक आधार पर भी कर सकते हैं और रासायनिक आधार पर भी कर सकते हैं। ये हमने देख लिया। क्या देख लिया? एक बार देखते तो ये अपवाद हैं। अपवाद एक साथ लिखे हुए हैं। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कमरे के ताप पर और गैलियम और सीजियम गलनांक बहुत कम होता है। हथेली पर इन दोनों को रखने पर किसको? गैलियम और सीजियम को रखेंगे तो ये बढ़ने लगेंगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, जबकि बाकी अधातु चमकीली नहीं होती हैं। कार्बन ऐसी अधातु है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को इसका अपर रूप कहा जाता है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा पतनांक बहुत अधिक होता है। और इसी में जो कार्बन का एक अन्य अपर रूप होता है ग्रेफाइट होता है, जो विद्युत का कैसे होता है? विद्युत का सुचालक होता है। चलिए और देख लेते हैं। क्षारीय धातुओं के कहा जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये इतनी मुलायम होती हैं कि सोडियम को और लिथियम को और पोटेशियम को क्या होगा? इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। किसको काट सकते हैं? क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका घनत्व और गलनांक कम होता है। तो इनको और स्पष्ट देख लेते हैं। अब देखिए, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अब इनके अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। तो अधिकांश जितनी अधातुएं होती हैं ना, वो क्या करती हैं? अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। ऑक्सीजन की जगह ऑक्साइड बनाती हैं, जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। भाई अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं, जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। अधिकतर धातुएं ये धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। धातुएं क्या ऑक्साइड बनाती हैं? क्षारीय। और अधातुएं क्या बनाती हैं? अम्लीय। तो अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। ठीक है। जबकि अधिकतर धातुएं क्या क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अगर हम आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की और आगे हम धातुओं के ऑक्साइड को देखेंगे। अब ये आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर, ऐसी धातुओं को उदाहरण दीजिए जो क्या? पहला क्वेश्चन क्या है? कमरे के ताप पर द्रवावस्था में। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में कौन होता? अभी देखा था हमने सोडियम देखा था ना। मरकरी, सोडियम का मरकरी देखा था। वो क्या था? कमरे के ताप पर कैसा था? देखो, मरकरी को थोड़ा सारे धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। मरकरी केवल द्रवावस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा।
कर लोगे। कमरे के तापमान अवस्था में क्या होता है? मरकरी। मरकरी मतलब पारा। ठीक है। अब दूसरा लेगा, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखो सोडियम को काट सकते हैं, लिथियम को काट सकते हैं, कैल्शियम को। ये देखो इसका अंतर कहाँ पर है? इसका अंतर यहाँ पर देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या हो जाएगा? चाकू से काटी जा सकती है। ये देख लिया। ठीक है। अब और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। सबसे अच्छी चालक क्या होती है? चांदी होती है। ऊष्मा की सुचालक क्या होती है? ऊष्मा की क्या थी? सुचालक। तो ऊष्मा की अच्छी चालक क्या हो जाएगी? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक तो चांदी होती है। ऊष्मा की अच्छी चालक सुचालक चांदी होती है। और ऊष्मा की सुचालक क्या होगा? तो हमने देखा था पारा क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। ये हमने देखा था कि नहीं देखा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चांदी, और इसका ऊष्मा की सुचालक क्या होता है? पारा और सीसा। ये पारा और जो सीसा होते हैं, सीसा को क्या लिखते हैं? पीबी। सीसा को क्या लिखते हैं? ये पीबी लिखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या ऊष्मा की कुचालक क्या होती है? एक तो हो जाएगा पारा, पारे को लिखते हैं क्या? Hg। और एक क्या हो जाएगा? सीसा। सीसा मतलब हो जाएगा पारा, वो पीवी। पीवी हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? लेड। ठीक है, इसका आंसर ही हो जाएगा। और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी को क्या बोलते हैं? Ag। ठीक है ना? ये समझिएगा। कमरे के तापमान द्रवावस्था में क्या होता है? तो यहाँ पे जाएगा पारा। ठीक है। चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लिथियम को, सोडियम को काट सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? सोडियम को एन। सोडियम को लिथियम, सोडियम और क्या? पोटेशियम। तो 3 लिख दो। ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को आसानी से काटा जा सकता है चाकू से। ये बहुत ज़्यादा इनका घनत्व क्या होता है? इनका घनत्व होता है कम होता है, और इनका उतना गलनांक भी कम होता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि आघात वर्ध। आघात वर्ध का क्या मतलब होता है? ये वाला देखते हैं। ये आघात वर्ध तथा तन्य का क्या मतलब? तो आघात वर्ध और तन्य का मतलब मैंने बताया था। आघात वर्ध में इनको पीट कर चादर बनाई जा सकती है, इनको आघात वर्ध कहते हैं। तन्य का मतलब होता है इनको पीट कर क्या बना सकते हैं? तार बनाया जाता है। आघात वर्ध में ऐसे पदार्थ होते हैं या इनका ऐसा गुण होता है, इनको पीटने पर पतली सीढ़ बनाई जा सकती है, पर चादर बनाया जा सकता है। और तन्य का क्या मतलब होता है? इनको लंबा खींचकर तार बनाया जा सके। तो सबसे आघात वर्ध होते हैं सोना, चांदी। सबसे आघात वर्ध धातु क्या होती है? सबसे आघात वर्ध में क्या आएगा? यहाँ लिख देते हैं। सबसे अधिक आघात वर्ध में हो जाएगी सोना, और क्या आएगा? चांदी। चांदी हो जाएगा सबसे अधिक आघात वर्ध। और सबसे तन्य क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य में आएगा सोना। ठीक है ना? ये समझ गए। सबसे अधिक तन्य में क्या होगा? सोना। इसका 1 ग्राम सोने को हम इतना लंबा कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा बना सकते हैं तार। 1 ग्राम सोने को कितना लंबा किया जा सकता है? तार बनाकर 2 किलोमीटर लंबा किया जा सकता है। तो इतनी ज़्यादा तन्य होती है। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं। धातुएं हो गई, अधातुएं हो गई, धातुएं हो गई। अब देखते हैं हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। रासायनिक गुणधर्म मतलब उनकी क्रिया कराएंगे, किसी ना किसी से उनकी अभिक्रिया होगी। तो कौन कौन सी धातुओं को देखेंगे? तो एल्युमिनियम, कॉपर मतलब तांबा, आयरन Fe बोलते हैं इसको, लोहा होता है लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn। ठीक है, ये और सोडियम, ये क्या होती हैं? ये सामान्यतः मिलने वाली धातु होती है। इनके फोटो हमने देखे थे। अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है, इनको क्या करेंगे? वायु में दहन कराने का क्या होता है? वायु में दहन कराने का मतलब क्या होता है? इनको जलाएंगे। जलाने पर क्या क्या होगा वो देखो। तो वायु में चमकदार सुई ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। तो मैग्नीशियम को अगर हम जलाएंगे, तो उसको जलाएंगे। मैग्नीशियम को अगर हम जलाएं तो क्या होगा? मैग्नीशियम का दहन होगा सुई ज्वाला के साथ। तो दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया करना। अगर कोई भी चीज़ जल रही है या इसका दहन हो रहा है, जल रही है, उसमें ज्वाला निकल रही है, जल रही है, तो उसमें इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है, तभी जल रही है। बिना ऑक्सीजन के कोई जल नहीं सकता। अगर तो ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन ऐसे उल्टी होती है। ऑक्सीजन क्या करती है? जलाने का काम करती है। किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ को जलाती कौन? ऑक्सीजन। और CO2 क्या करती है? बुझाती है। ये बुझाती है, ये जलने से रोकती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन जलाती है और CO2
बुझाने का काम करती है, जलने से रोकने का काम करती है। तो ये देख लिया हमने। तो अगर हम कोई भी चीज़ जलाएंगे इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हम उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं। कुछ भी चीज़ जलती है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। इसलिए जो हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखोगे लाल लाल सिलेंडर लगे रहते हैं, उनमें क्या रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं। हमने किसको जला था, मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम जल रहा था श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ। तो आगे देखते हैं, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातुओं को ऑक्साइड बनाती हैं। सारी धातुएं क्या करती हैं, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। अगर हम सभी को जलाएंगे तो क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से तो अभिक्रिया होती है उसकी, जलने का मतलब क्या, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। इसलिए धातु को हम तो ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, जलाने का मतलब ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या धातु के ऑक्साइड बन जाएंगे। जलाने पर क्या बन जाएगा, धातु के क्या बनेंगे, धातु के ऑक्साइड बन जाएंगे। धातु के ऑक्साइड को अलग कलर में देख लेते हैं, ये देखो ये ग्रीन कलर कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको हम लोग कर दो ग्रीन, तो ये भी ग्रीन होगा। धातु के ऑक्साइड, ये धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो धातु के ऑक्साइड बनेंगे। याद होगा सबको, यहाँ आगे उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, क्या होता है, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया, कॉपर को क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये कॉपर ऑक्साइड आगे आएगा फिर, तो ये क्या होता है, कॉपर को जब जलाते हैं तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर मतलब तांबे को अगर हम जलाएंगे तो काला काला पदार्थ बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर था, ये ऑक्सीजन, दोनों को मिला दिया क्या बन गया, कॉपर का ऑक्साइड बन गया। ये देखो ये क्या है, कॉपर Cu, ऑक्सीजन में इसमें जला दिया, जलाने के बाद ऑक्सीजन, तो इसको क्या, कॉपर का ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या था, कॉपर मतलब तांबे को जला दिया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार एल्युमिनियम को, अब एल्युमिनियम को जलाएंगे तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार के एल्युमिनियम को जलाएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये एल्युमिनियम, ये ऑक्सीजन, दोनों को मिला दिया, Al2O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो Al2O3। ये क्या होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। ये क्या होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, ये बन जाता है। ठीक है, अब इधर देखो अध्याय 2 में आपने कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है हम जानते हैं। अध्याय 2 हमने देखा था कॉपर ऑक्साइड HCl से कैसे क्रिया करता है, ये हमने देखा था। क्या कॉपर ऑक्साइड की HCl से अभिक्रिया देखी थी, कॉपर ऑक्साइड की HCl से क्रिया देखी थी। हम जानते हैं धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अभी देखा था, पहले ही देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड में भी क्षारीय प्रकृति होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कोई धातुएं अम्लीय होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो एल्युमिनियम, सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड और धातुएं ऑक्साइड अम्लीय होती हैं। धातुओं ऑक्साइड की प्रकृति जैसे सामान्यतः क्षारीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कुछ धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वो अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय प्रकार के भी हो सकते हैं। कुछ अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय प्रकार के भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसमें देखो उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो दोनों प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, मतलब अम्ल भी बनाते हैं और क्षार भी बनाते हैं, दोनों अभिक्रिया करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी अभिक्रिया करते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, लवण और जल प्रदान करना चाहिए, अभी तो कैसे होंगे, उभयधर्मी होंगे, लवण और जल आना चाहिए। क्या बोलते हैं इनको, उभयधर्मी। अब देखते हैं उभयधर्मी कौन कौन आ जाएगा इसमें। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और HCl क्या है, अम्ल है। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। अब ये क्या करेगा,
एल्युमिनियम ऑक्साइड ये अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है? जटर रस है। इसको HCl क्या बोलते हैं? जटर रस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएंगे। क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम। ये क्लोरीन की क्रिया, ये क्लोरीन इससे जुड़ जाएगी, क्लोरीन का हो जाएगा। ये क्लोरीन, ये एल्युमिनियम और क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजन अंदर निकल जाएगी। हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? जल बना देंगे। ये क्या है? जल है। ये H2O क्या होता है? जल होता है। H2O को क्या लिखते हैं? जल। H2O क्या लिखते हैं? जल लिखते हैं। और यहाँ भी जल बनेगा। तो ये क्या होता है? ये लवण है। एल्युमिनियम क्लोराइड ये क्या है? लवण है। सोडियम एल्यूमिनेट ये क्या है? लवण है। ठीक है ना? ये क्या होते हैं? लवण। लवण बनते हैं। जल और लवण जो बनाते हैं उनको बोलते हैं ओवेलर्मी। और ओवेलर्मी ऑक्साइड के होते हैं जो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, ये समझ गया है। अब देखो ये यहाँ भी देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड था, इसमें क्या NaOH का होता है? क्षार होता है। तो सोडियम का एल्यूमिनेट बन गया। क्या बन गया? सोडियम एल्यूमिनेट। दोनों मिलेंगे। ये अम्ल था, ये क्षार है। एल्युमिनियम और क्षार मिलाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्षारों को मिलाते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और जल बनता है। ठीक है, ये बात समझ के। अब अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। अधिकांश धातुएं कैसी होती हैं? जल में अघुलनशील होती हैं। ये देखो अधिकांश धातुओं और धातु ऑक्साइड जो होते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड तो है जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्या होते हैं? जल में घुलकर। कुछ क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं और क्या क्षार प्रदान करते हैं, तो क्षार बन जाते हैं। जल में घुलकर कैसे हो जाते हैं? क्षार के प्रति। तो सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार के जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड देख हैं? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड है और H2O मिलकर NaOH बना देता है। NaOH क्या होता है? क्षार होता है। अरे पोटेशियम ऑक्साइड पानी से लेकर के क्या हो? KH बनाएगा। फिर सोडियम का ऑक्साइड क्या? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम हमने क्या कर ली? ऑक्सीजन से क्रिया कर ली। ठीक है, पर अब इसकी हम जल से क्रिया कराएंगे तो ये क्षार बन जाएगा। इसलिए ऐसा सोडियम को हम यहाँ से हवा में कलर छोड़ देते हैं तो क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है पहले और फिर क्या कर देता है? नमी से क्रिया करके क्या बनाता है? NaOH बन जाता है। इसलिए चिपचिपा हो जाता है। इसलिए सोडियम को हम किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। खराब होने का मतलब क्या है? पानी से क्रिया ना करे। ऐसे पोटेशियम को भी पोटेशियम भी क्रिया कर लेता है, इसलिए वो KH बनाता है। तो ये क्या होते हैं? ये क्षार हो जाते हैं। ये दोनों क्या है? ये क्षार बनाते हैं। ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये होते हैं क्षार प्रकृति के होते हैं। ये बिल्कुल चिकने चिकने होते हैं साबुन जैसे। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। अब तो सभी धातुओं की प्रकृति अलग अलग होती है, तो वो क्या होती है? सभी अलग अलग दर से अभिक्रिया करती है। तो ऐसे ही क्या होती हैं? सभी धातुएं क्या होती हैं? ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक दर से अभिक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। मतलब कौन कौन सी धातुएं? ये ध्यान से देखो, ये पोटेशियम, ये क्या? पोटेशियम और सोडियम इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं कि इनको अगर हम खुले में छोड़ दें तो ये क्या करती हैं? नमी से क्रिया करके छोटे ऑक्सीजन और नमी से करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। हाइड्रोजन क्या होती है? ज्वलनशील होती है, इसलिए वो जल जाती है। तो ये क्या होती हैं? आग पकड़ लेती हैं और ये जलने लगती हैं। अगर यहाँ से सोडियम को हम ऐसे रखेंगे, सोडियम धातु को, तो वो क्या होगी? आग पकड़ लेगी। ठीक है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो इसको केरोसिन में क्या लगाया जाता है? सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। किसको? सोडियम और पोटेशियम को सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग से रोकने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि ऐसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ा दी जाती है। अब क्या होता है? अब जो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन रहती है तो ये क्या करते हैं? संचारित हो जाती है। इसलिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और आदि ऐसी धातुओं की सतह पर क्या होता है? ऑक्साइड की पत्ती पर चढ़ा देती है। मतलब उनको थोड़ी देर के लिए संचारित होने दिया जाता है, उसके बाद फिर उनका संचारित होना बंद हो जाता है। ऊपर की सतह संचारित हो जाती है, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, क्रिया करके वो ऑक्साइड की परत बना लेती है, फिर उसके बाद अंदर की धातु बच जाती है, संचारित होना। ऑक्साइड की है परत
धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण तो सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता। अब ये धातु तो हमने तो कॉपर का दहन कर लिया था, एल्युमिनियम का दहन कर लिया था, लेकिन अगर आयरन को जलाएंगे तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा। इसलिए आयरन को गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता। लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे का जो चून होता है, चून को जलाते हैं तो वो जलने लगता है। मतलब लोहा या तो डायरेक्ट गर्म करेंगे तो वो दहन नहीं होगा, नहीं चलेगा। लेकिन उसके जब उसको क्या कहते हैं, लोहे को जब चून डालते हैं बर्नर में, चून लोहे का जो चून आता है उसको जलाएंगे तो वो जलने लगेगा, फिर जलने लगता है। और कॉपर का दहन तो नहीं होता, कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। मतलब भैंसा तो जल रहा है ऐसे जलेगा तो भी ना, गर्म धातु है और कठोर भी होती है तो वो तो कॉपर का ऑक्साइड बना देती है, काले रंग के चून से बन जाता है अगर हम उसको जलाएंगे तो। अभी आप कॉपर को ऐसे जला कर देखना तो काली काली हो जाती है, ऊपर ऊपर काली काली हो जाती है, वो कॉपर की उसमें के काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन करते। कौन सी धातु होती हैं जो अत्यंत अधिक ताप पर कहने कहते? सोना और चांदी जो होती हैं, सोना और चांदी का होती हैं। तो सोना और चांदी क्या होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हम उनको गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएंगी, ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएंगी, लेकिन ये क्या होंगी, जलेंगी नहीं। जलने का मतलब है पिघल जाएंगी लेकिन जलेंगी नहीं। जलेंगी नहीं क्योंकि ये क्रिया ही नहीं करती ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। उनको अधिक ताप पर भी बहुत ज़्यादा, अत्यंत ताप पर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब भी ये क्रिया नहीं करेंगी। कौन कौन सी धातु में? ये देखो सिल्वर और गोल्ड धातु में अत्यंत ताप पर भी ऑक्सीजन की क्रिया नहीं करती। सिल्वर गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तभी तो हम लोग सोने को क्या कहते हैं, पिघला पिघला कर कोई आभूषण बना लेते हैं, तो जलता है क्या? नहीं जलता। ना ही कोई अलग से कोई भी पदार्थ बनाता है। अगर सोना चांदी जलता तो बहुत सारे पदार्थ बन जाते, उसको जैसे गर्म करेंगे तो क्रिया कर लेता, साफ हो जाता। इसलिए वो क्रिया नहीं करता, सोना चांदी की क्रिया नहीं करता। अब देखो एनोडीकरण क्या होता है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। एल्युमिनियम पर हम करते हैं, एल्युमिनियम को संचारित होने से बचाने के लिए उस पर भी करते हैं, एल्युमिनियम की मोटी परत बना देते हैं, तो वो एनोड पर लगा देते हैं, तो उसको एनोडीकरण बोलते हैं। तो वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत संचारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके संचारण से अधिक सुरक्षित किया जाता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फर अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। ये पढ़ लोगे, ये पढ़ लेना पूरा। ये क्या होता है? एनोडीकरण होता है। अब देखो इसमें थोड़ा तो और बचा है, इसको खत्म कर लेते हैं। क्रियाकलाप ये देखो, तो उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम, तो हमने जो अभी धातु देखी तो उनमें सोडियम का सबसे अधिक क्रिया की जाएगी। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है, सोडियम क्या करता है? सबसे अधिक अभिक्रिया कर रहा था, मतलब पोटेशियम और सोडियम की, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील कौन होता है? मैग्नीशियम। सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। तो जिंक भी, आयरन भी नहीं होता, ऑक्सीजन का उपस्थिति में उसका दहन नहीं होता, कॉपर का भी नहीं हो रहा था, लेड का भी नहीं हो रहा था, तो इनकी हमें अभिक्रियाओं के बारे में पता नहीं चलता। और कुछ अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता को क्रम बनाने का प्रयास करती हैं। तो धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? तो आज के लिए यहीं विराम रखते हैं और इसके बाद कल देखेंगे। कल ही हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।